हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ओके, सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि अगर टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया गया और उसमें से अगर फ्रॉम माउथ एयर अगर हम ब्लो करते हैं, then at that time the color of lime water changes to milky white. So हमें पूछा गया है यहाँ पे कि ऐसा क्यों होता है। द ऑप्शंस गिवन आर ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी वाटर वेपर। सो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। द कंसेप्ट इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यह लाइम वाटर से अगर हम पास करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द कलर चेंजेस बिकॉज देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air which we breathe out. Question number 12. The correct sequence of anaerobic reaction in yeast is. Okay, so friend, हमें यहाँ पे कुछ रिएक्शन दी गई है और ईस्ट में जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है, मीन्स जो रेस्पिरेशन वहाँ पे होता है, उसका करेक्ट सीक्वेंस हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो इजीली हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सो फ्रेंड, रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। Aerobic respirations means the respiration which takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration means the respiration which takes place in the absence of oxygen. ओके, तो ये जो ईस्ट होता है उसमें एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होता है, मीन्स रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो ह्यूमन बीइंग है, अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हम सब में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, मीन्स हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अभी रेस्पिरेशन को ठीक से स्टडी कर लेते हैं। रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनोर्बिक हो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कॉमन होता है, मीन्स जो ग्लूकोज होता है सेल के अंदर प्रेजेंट, दैट इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। मीन्स अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों प्रोसेस में ग्लाइकोलिसिस स्टेप कॉमन होती है। मीन्स इस स्टेप में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है साइटोप्लाज्म में। ओके, प्लीज नोट दिस थिंग, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। उसके बाद में अगर एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा। सो फ्रेंड, अगर एनॉर्बिक रेस्पिरेशन होगा, मीन्स जैसे कि ईस्ट में होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में दिस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल, and in this process carbon dioxide gas is liberated. okay, energy is also formed, और यह होता है साइटोप्लाज्म में। प्लीज नोट दिस थिंग, यह होता है साइटोप्लाज्म में। मीन्स एनॉर्बिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस भी, और ग्लाइकोलिसिस के बाद में जो एनर्जी क्रिएशन होता है वो दोनों स्टेप होती है साइटोप्लाज्म में। ओके, प्लीज नोट दिस थिंग। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि एरोबिक में फिर क्या होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहली स्टेप जो होती है ग्लाइकोलिसिस की वो तो कॉमन है, दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, और यह होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद में फिर क्या होता है, ये जो पायरुवेट है वो फिर जाता है उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, प्लीज नोट दिस थिंग, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे फिर एनर्जी फॉर्म होती है, और इस प्रोसेस में फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी फॉर्म होती है। तो यह है मेजर डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन मीन्स जो ईस्ट में होता है उसमें दोनों स्टेप्स साइटोप्लाज्म में ही होती है, मीन्स सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस और उसके बाद में एनर्जी फॉर्मेशन की प्रोसेस। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग, उसमें पहली जो प्रोसेस होती है दैट इज ग्लाइकोलिसिस की, वो तो होती है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, और उसके बाद में एनर्जी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, तो यह बात ठीक से आप समझ लीजिए। लेकिन कभी कभी हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी एनर्जी फॉर्म होती है हमारी बॉडी के अंदर। उस समय में क्या होता है,
तो फ्रेंड जब भी कभी ऑक्सीजन की कमी हो, मीन्स इफ देर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उस समय में हमारी बॉडी के अंदर भी जो सेकेंड स्टेप होती है वो भी होती है साइटोप्लाज्म में। ओके, प्लीज नोट दिस थिंग। जब भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस समय में साइटोप्लाज्म में ही सेकेंड स्टेप हो जाती है एनर्जी फॉर्मेशन की। ओके, लेकिन इस समय में प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं। तो जब भी साइटोप्लाज्म में एनर्जी फॉर्म होती है, जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उस समय में उस मसल सेल में लैक्टिक एसिड भी वहाँ पे फॉर्म हो जाता है एनर्जी के साथ में। प्लीज नोट दिस थिंग, लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो यह है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो अगर हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनॉर्बिक रिएक्शन ईस्ट की हमें अगर आइडेंटिफाई करना है, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ग्लूकोज is converted into pyruvate. This reaction takes place in cytoplasm, and this pyruvate is again converted into ethanol and carbon dioxide, and this is also takes place in the cytoplasm. प्लीज नोट दिस थिंग फ्रेंड्स कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आपको इस तरीके से घुमा फिरा के भी अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते। तो यह जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का वो आपका क्लियर होना चाहिए। Question number 13. Which of the following is most appropriate for aerobic respiration? Okay, so friend हमें यहाँ पे aerobic respiration का इक्वेशन यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के बारे में इक्वेशन फाइंड आउट किया था। इस क्वेश्चन में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है। सो फ्रेंड एरोबिक और एनॉर्बिक रेस्पिरेशन के कंसेप्ट हमने ऐसे भी अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली उसका आंसर डिस्कस करते। तो हमें पता ही था, मतलब पता है अभी हम सबको, कि जो पहला स्टेप होता है दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, उस स्टेप को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। तो देखते हैं ऑप्शन किस किस देखते हैं ये स्टेप किस किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में भी हमें दिख रहा है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, इट्स ओके। ऑप्शन नंबर सी में भी है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म, इट इज ऑल्सो ओके। ऑप्शन नंबर डी में भी दिख रहा है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए में जो था ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो यह स्टेटमेंट गलत है अभी तक, तो फिलहाल तो ए बी सी डी तो अभी तक पहले स्टेप में करेक्ट है। लेकिन इस प्रोसेस में भी फ्रेंड जब भी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है, मीन्स पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, तो उस स्टेप में एनर्जी फॉर्म नहीं होती है। प्लीज नोट दिस थिंग। तो ऑप्शन नंबर बी सी और डी में हमें दिख रहा है कि पायरुवेट के साथ में एनर्जी भी यहाँ पे मेंशन की गई है ऑप्शन नंबर सी और डी में। एंड इन ग्लाइकोलिसिस नो एनर्जी इज फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप, एनर्जी फॉर्म होती है सेकंड स्टेप में। प्लीज नोट दिस थिंग। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि पायरुवेट भी फॉर्म हो रहा है और एनर्जी भी जनरेट हो रही है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेट। सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर बी, that is glucose is converted into pyruvate in the cytoplasm, and then this pyruvate is converted into carbon dioxide, water and energy, and this step takes place in the mitochondria. Please note this thing, in the glycolysis process no energy is formed, energy is formed in the second step. तो इसी की वजह से अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड? देखो, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, दिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 H2 एनर्जी, यहाँ पे भी वैसे ही है CO2 H2 एनर्जी, ये भी यहाँ पे हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी यहाँ पे हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डिफरेंस सिर्फ ये एक यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में यह मेंशन किया गया था कि पायरुवेट के साथ में एनर्जी भी फॉर्म हो रही है, जो कि नहीं होता। इसी की वजह से हमने ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट नहीं किया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट इन साइटोप्लाज्म एंड दैट पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी CO2 H2O इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, so option number B is the correct answer. Question number 14. Which of the following statement are true about the respiration? Okay, so there are some examples or some statements regarding respiration, and we have to identify the correct statement, true statement. Okay, let's have a look towards the options. Statement number 1.
ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड, डायफ्राम इज रेस्ड। ओके, सो फ्रेंड दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जब भी इनहेलेशन जब होता है, इनहेलेशन, तब रीप केज जो होता है वो आउटवर्ड मूव होता है, नॉट इनवर्ड, और जो डायफ्राम होता है वो डाउनवर्ड यहाँ पे मूव होता है। तो इस स्टेटमेंट में हमें दिया गया था कि इनहेलेशन में रीप केज इनवर्ड मूव होता है, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद में भी यहाँ पे भी दिया गया था कि डायफ्राम इज रेज्ड, तो ये भी रॉन्ग है, इनहेलेशन में डायफ्राम नीचे जाता है। ओके, जब एक्सहेलेशन होता है तब ये केस पॉसिबल होता है, मीन्स एक्सहेलेशन के टाइम पे रिप केज मूव इनवर्ड और जो डायफ्राम होता है वो भी रेज्ड होता है, ऊपर जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो एक्सहेलेशन के बारे में करेक्ट हो सकता है, लेकिन इनहेलेशन के बारे में नहीं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है। इनहेलेशन में नहीं होता है, रिप केज इनवर्ड और डायफ्राम ऊपर मीन्स रेज्ड, यह होता है एक्सहेलेशन में। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। सेकंड, इन द alveoli exchange of gases takes place, that is oxygen from alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from blood into alveolar air. Okay, so friend, this is the correct statement. जब भी alveolis there are sac like structure present in the lungs, हमारे lungs में millions of alveolis present होती है। तो इन alveolis में होता क्या है, जो कि एयर आता है alveolis के अंदर, उस एयर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है वहाँ पे ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया हुआ रहता है वो डिफ्यूज हो जाता है उस एयर में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द alveoli एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो करेक्ट है कि alveoli में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाता है और ब्लड का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एयर में जाता है। सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 तो करेक्ट है। अभी देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। ओहो, सो फ्रेंड दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती है मीन्स रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है इट हैव अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बिकॉज ऑफ द एफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, उसको वो पकड़ लेता है। सो और ये जो एफिनिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से कम। तो इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो यह इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट नंबर 4 अभी देखते हैं यहाँ पे। अल्वियोली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सो फ्रेंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे लंग्स में जो मिलियंस ऑफ एल्वियोलीज प्रेजेंट होती है उनका काम जो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यह होने के लिए उनका जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ा हुआ रहता है, उससे वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, 2 एंड 4। ओके, सो फ्रेंड ये जो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें बताया गया है कि स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 4 करेक्ट है। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। ओके, इनहेलेशन के बाद में एयर जिस रूट से पास होती है उस रूट को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग उस रूट को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, द एयर फॉर रेस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। एयर नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अपने बॉडी में एंटर करती है, सबसे पहला स्टेशन नॉस्ट्रिल। आफ्टर दैट इट देन गोज इनटू द नेसल पैसेज। ओके, फ्रॉम देयर एयर एंटर्स इनटू द फेरिंग्स, आफ्टर दैट लैरिंग्स। ओके, लैरिंग्स को कनेक्टेड है विंड पाइप जिसे कि ट्रैचिया भी कहा जाता है। देन इट गोज थ्रू द ब्रोंचाई, lungs, and finally it reached into the alveoli where exchange of gases takes place. So the correct sequence is nostrils, then nasal passage, after that it is entered into the pharynx, then into the larynx,
then into the trachea जिसको कि windpipe भी कहा जाता है, then it is connected or pass through the bronchi, then lungs, and last it reach towards the alveoli where exchange of gases takes place. Nostril, nasal passage, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs and alveoli. तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो करेक्ट option of the question number 15 is option number D, that is nostrils, pharynx, larynx, trachea and alveoli.